नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह, हाजिर है कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं विज्ञान और किसान की। इसके बाद बात होती है कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने पिंजरा विधि से मछली पालन को मेघालय में आजमाया है। जी हां, नई तकनीकों के इस्तेमाल से न सिर्फ मछली पालन फायदेमंद हुआ है, बल्कि हमारे किसानों और मछली पालकों को इससे आसानी भी हुई है। तो किस तरीके से पिंजरा विधि से मछली पालन किया जा सकता है, क्या है इसके लाभ, आइए जानते हैं। पिंजरा संवर्धन के लाभ और तत्काल आवश्यकता के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सिफरी ने व्यावसायिक रूप से स्वदेशी मछली की प्रजातियों का अध्ययन किया और जलाशयों में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सिफरी मॉडल पिंजरों में अपनी उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है। ओम्पोक बिमाकुलेटस, जिसे आमतौर पर पाबड़ा के रूप में जाना जाता है, और माइनर कॉर्प लेबियोबाटा, जिसे स्थानीय तौर पर बाटा के नाम से जाना जाता है, के सफल प्रदर्शन और उपज को मैथन जलाशय झारखंड के पिंजरों में बाजार के आकार पे सफलतापूर्वक संवर्धित किया गया। ओम्पोक बिमाकुलेटस के अविकसित मछली के बच्चे को अलग अलग घनत्व के पिंजरों में संवर्धित किया गया था। संवर्धित अवधि के 7 महीनों में 80% से अधिक जीवित रहने के साथ 50 से 62 ग्राम का औसत आकार हासिल किया गया। कुल 150 किलोग्राम मछलियों की उपज प्राप्त की गई। लेबियोबाटा को अलग अलग घनत्व के पिंजरों में संवर्धित किया गया था। 6 महीने की संवर्धित अवधि के बाद 85% से अधिक जीवित रहने के साथ 45 से 52 ग्राम का औसत वजन प्राप्त किया गया और कुल 430 किलोग्राम मछली को उपजाया गया। पंतीय सराना एक शाकाहारी मछली, जिसे आमतौर पर पुटी के नाम से जाना जाता है, उसे ओडिशा के गंजाम जिले के सलिया बांध में 4 पिंजरों में रखा गया था। संवर्धित अवधि के 3 महीने के बाद 150 ग्राम का औसत वजन और 90% से अधिक जीवित रहने की दर हासिल की गई। कुल 460 किलोग्राम मछलियों को उपजाया गया था। मछलियों की प्राकृतिक सफाई के कारण पिंजरे बायोफाउलिंग जीवों से रहित थे। पंगेसियस जैसी अन्य मछली प्रजातियों के साथ सराना का समावेश बायोफाउलिंग जीवों को नियंत्रित करने के अलावा उत्पादन क्षमता को और बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि उच्च बाजार की मांग के कारण सराना पूर्वी भारतीय जलाशयों में पिंजरे के संवर्धन के विविधीकरण के लिए एक उम्मीदवार मछली प्रजाति हो सकती है। उच्च मूल्य की प्रजातियों के साथ पिंजरा संवर्धन के विविधीकरण से न केवल इस प्रथा को अपनाने में वृद्धि, बल्कि इसके साथ ही ये भारत के जलाशयों और आर्द्र भूमि में संलग्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। तो भी आपने जाना कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में नई तकनीकों के किस तरह के फायदे सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि माह के अनुसार और मौसम के अनुसार कौन कौन सी विशेष कृषि संबंधी बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। चना और मटर की फसल में इस माह फूल बनने आरंभ हो जाते हैं। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर चना और मटर में एक हल्का पानी लगा देना चाहिए। सिंचाई तब तक करें जब तक फसलों में फूल बनने बंद हो जाए और फलियां बननी आरंभ हो जाए। मटर की फसल में पत्ती खाने वाली इल्ली अथवा फली भेदक कीट से काफी नुकसान हो सकता है। मटर में इन दिनों कीड़ों के नियंत्रण के लिए 0.04% मोनोक्रोटोफॉस, 0.05% मेलाथियान अथवा 0.03% डाइमेथोएट में से किसी एक के 400 से 500 लीटर घोल का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तो ये था इस माह का कृषि कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, बने रहें हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में कृषि वैज्ञानिक और पादप प्रजनक महादेव अप्पा को देश में संकर धान की क्रांति का जनक माना जाता है। संकर धान की शोध पर अपनी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा का वक्त देने वाले महादेव अप्पा को इसलिए देश राइस महादेव अप्पा के नाम से भी जानता है। महादेव अप्पा ने अपनी शोध से इस देश के किसानों को प्रगति के पथ पर कामयाबी के साथ चलना सिखाया है। न सिर्फ किसानों को बल्कि इस देश में खाद्य सुरक्षा की गारंटी को भी महादेव अप्पा ने मजबूती दी है। महादेव अप्पा ने इस देश में धान की ऐसी 9 उच्च उत्पादकता वाली संकर किस्मों का विकास किया है जिसने धान की रुकी हुई उत्पादकता में चमत्कारिक परिणाम मिले हैं मिले हैं। जो किसान धान की उपज को लेकर निराश हो चुके थे, उनके खेतों में नई रौनक लौटाने का काम महादेव अप्पा ने किया है। किसानों के महानायक महादेव अप्पा भारत देश में संकर धान इजाद करने वाले और उसे खेतों में उगाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। भारत में संकर धान प्रौद्योगिकी के विकास और उसके उपयोग के प्रयास 1970 के दशक के आरंभ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रारंभ हुए, लेकिन 70 के दशक में संकर धान बिल्कुल नया था, देश के किसानों के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी। महादेव अप्पा इसी दौरान स्वयं परागित धान की फसल में संकर किस्म का सपना सच करने की कोशिशों में जुटे थे। इस दिशा में क्रमबद्ध अनुसंधान कार्य 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक मिशन मोड परियोजना के तहत प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के फलस्वरूप लगातार अनुसंधान होने से देश में धान की अनेक संकर किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा किस्मों को आधिकारिक तौर पर जारी किया जा चुका है। इस कामयाबी का श्रेय किसी और को नहीं, महादेव अप्पा को ही जाता है। साल 2005 में उनकी कड़ी मेहनत और लगन और खेती में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। संकर धान के वजूद में आने की कहानी यहीं से शुरू हुई। महादेव अप्पा ने अपनी टीम की मदद से कई प्रजातियों का विकास किया, जिसमें सबसे पहली किस्म थी मधु। मधु धान की वो किस्म थी जो कि जल्दी पकने वाली थी। ये किस्म जैसे ही किसानों के खेतों में पहुंची, इसने तहलका मचा दिया। संकर धान प्रौद्योगिकी को अपनाने में किसान के पीछे रहने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो है संकर बीज की उच्च लागत। बावजूद इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संकर धान की लोकप्रियता बढ़ने के कारण बीते सालों में इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के प्रयोग कुल उत्पादन पर बिना असर डाले क्षेत्रफल को कम किया जा सकता है, साथ ही पानी को भी बचाया जा सकता है। पानी की किल्लत से जूझती खेती के लिए ऐसी उच्च उत्पादन वाली संकर किस्में इस समस्या का बड़ा समाधान है। किसानों के महानायक महादेव अप्पा ने धान के उत्पादन में एक नई दिशा दी। हरित क्रांति के बाद 2 दशकों से धान के उत्पादन में जो स्थिरता देखी जा रही थी, उसमें महादेव अप्पा ने अपनी शोध से तेजी लाई। संकर किस्मों से धान के उत्पादन में आई क्रांति इस देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ी गारंटी साबित हुई है। और अब बात करते हैं किसानों के सवाल और विशेषज्ञ की जवाब की। जी हाँ, आपके सवाल हम विशेषज्ञ तक पहुंचाते हैं ताकि आपको मिल सके सही जवाब। तो आइए देखते हैं आज किस सवाल का जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने कार्यक्रम किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब की। तो इसमें हम लेते हैं अपने अलग अलग किसानों के प्रश्न हम अपना ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश से मयंक ठाकुर का आया है। आलू की फसल की बढ़ोतरी की जानकारी चाहते हैं और इनकी जो आलू की फसल है सर, वो मोटी नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? अगर किसान भाई अपने आलू में बेहतर बढ़वार चाहते हैं, अच्छे आकार के सलकंद बने, उसकी उनको इच्छा है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि फसल का एक तो मिट्टी का
चयन करना, किस्म का चयन, यो एक जातीय लक्षण है। उनमें पोषक तत्वों के माध्यम से हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, लेकिन आकार को, अच्छे आकार को प्राप्त करने के लिए ज़मीन में पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। अगर किसान भाई ने आलू लगाया है सब्जी के लिए, तो हम उसमें सिफारिश करते हैं कि 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 किलोग्राम पोटास और 100 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी, अगर प्रोसेसिंग के लिए आलू लगाया है तो उसके लिए नाइट्रोजन की मात्रा और फॉस्फोरस की मात्रा तो कम बराबर रहती है, लेकिन पोटास की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि अगर आलू प्रसंस्करण के लिए लगाए और बड़े आकार का आलू लेना चाहते हैं तो बुआई करने से लेकर के समय पे ही किसान को पोषण तत्वों का प्रबंधन करना है। उसमें 270 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 180 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। और फसल की अवधि के साथ भी आलू के आकार का संबंध है। सब्जी के लिए किसान भाई अक्सर 75 से 80 दिन में या अधिकतम 90 दिन पे आलू की खुदाई कर लेते हैं, लेकिन प्रसंस्करण के लिए आलू के पूरे आकार को देने के लिए उसको अच्छी प्रकार से विकसित होने का अवसर किसान भाई देते हैं और उसको 100 से 110 दिन की अवधि के बाद उसकी खुदाई करते हैं। ऐसे में जब आप फसल में बेहतर पोषण प्रबंध करते हैं, चाहे वो ताज़ी सब्जी के लिए हो या प्रसंस्करण के लिए हो या भंडारण के लिए, तो पोषक तत्वों का प्रबंधन कंदों के आकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम अपने किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि अगले वर्ष जब भी आप आलू लगाएं, पहले से अपनी मिट्टी की जांच करा लें और जांच करा करके उसमें पोषण तत्वों को फसल की क्या उपयोगिता है या उसका क्या उद्देश्य है, उसके आधार पर पोषण प्रबंध करेंगे तो निश्चित रूप से आलू के आकार में बेहतर वृद्धि होगी और अच्छी प्रकार का आलू किसान भाई अपनी फसल से ले सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो मयंक जी, आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। टमाटर हमारे देश की मुख्य फसलों में से एक है और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से भी इसका अपना महत्व है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत सहारा विधि से टमाटर का उत्पादन किया जा रहा है और कैसे इससे किसानों को लाभ मिल रहा है। आइए देखते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव हड़वासी, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में। आप जो ये पीछे देख रहे हैं फार्मर फर्स्ट के अंतर्गत ये सहारा विधि से इन्होंने टमाटर लिए हैं। जो हमारे साथ किसान भाई हैं, नेतराम कुशवाहा, जो सफल किसान है, आइए जानते हैं। नेतराम कुशवाहा जी, ये बताइए, जो ये आप सहारा विधि से जो टमाटर कर रहे हैं, इसकी आपको जानकारी कहाँ से मिली? हमने सर ये अपना मुरैना ज़िले में अपना लगता है, वहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र है। हम वहाँ से जाके अपने जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे संपर्क किया और हमको उन्होंने जानकारी और इस विधि के बारे में योजना है पूरी तरह से बताई। तो हमने वहाँ से जो मार्गदर्शन लिया उस हिसाब से हमने अपने खेत में जो परंपरागत खेती थी उससे हटके ये हमने सहारा विधि का उपयोग किया। आज हमने अपने खेत में वर्तमान में उस विधि को अपना के
फसल को खड़ा किया अच्छे तरीके से। इसमें जो फ़ायदा और जो घाटे की जो वो होता है किसान के लिए, तो इसमें क्या है कि जैसे जो मच्छर और कीड़े और रोगाणु पैदा होते हैं खेतों में, तो उसकी मात्रा जो पहले खेती करते थे उससे कम हुई है, उस मात्रा में अपने रोगाणु नहीं पैदा हुए हैं। तो जैसे आप पहले करते थे और अब जो कर रहे हैं उसमें आपको कितना अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर अपन को कम से कम इसमें दिख रहा है 30% का अपन को लाभ अभी अपनी नज़र में दिख रहा है हमको पहले से अपेक्षा। सहारा विधि आप किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे आपने शुरुआत करी इसकी? हाँ, सहारा विधि के लिए अपन ने बांस इकट्ठे किए, फिर मार्केट से अपन तार लाए, जिसको अपन बांसों को गाड़ के अपन को बांस तार लगा दिए। उसके बाद में स्टैकिंग के लिए अपन ने जो रस्सियाँ ली, रस्सियों से पौधों को बांध के नहीं अपन पौधे को ऊपर के लिए सीधा ले गए। उसके बाद में जो उसकी प्रोग्रेशन हुई। इसमें जो आपका फल है वो अच्छा आता है? हाँ, अच्छा आता है फल। उत्पादन में वृद्धि हुई है? उत्पादन में खूब वृद्धि होती है इसमें। पहले जैसे कीट वगैरह आते थे, उसमें कीटों से भी कुछ निदान मिला है? हाँ, मिला है निदान कीटों की, क्योंकि जो फसल के नीचे जो ज़मीन पे जो कीटाणु रहते हैं तो पौधा ऊपर चला जाता है, वो उस पर अपना अटैक बहुत कम करता है। और जैसे कि आपका जो फल जो है वो उसका जो क्वालिटी होती है उसकी उत्तम क्वालिटी होती है? हाँ, उत्तम क्वालिटी होती है। इसमें क्या है कि जो अपना जो फल है जो ज़मीन पे न रहते हुए अधफर रहता है, इसलिए जो नमी जो अपना सॉल्व मिट्टी होती है उसमें नमी पकड़ के जो पानी देते हैं, उसके बाद में कम से कम 15-20 दिन तक नमी खेत में रहती है। और जैसे अपना फल है वो जैसे पुरानी विधि से अपना फल ज़मीन पर रहता है तो नमी के कारण कम से कम 50% फल अपना सड़ जाता है। अब इस विधि में जो फल है ना अपने अधफर ऊपर है, तो उस प्रकार अपने फल पर नमी न होते हुए फल अपना सेफ रहता है, उसमें फलों की कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे आपने बताया कि आपका फल जो है अगर नमी में नहीं रहेगा तो उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी। हाँ, गुणवत्ता है, तो फल में चमक भी आएगी अच्छी, और चमक आएगी और फल ग्रोथ भी करेगा, प्लस कीटाणुओं का जो अटैक होता है वो उस पर कम जाता है। तो उसमें जब आप मार्केट में लेके जाएंगे तो उसके दाम भी आपको अच्छे प्राप्त होते होंगे? हाँ, आज भी है, हमारा मार्केट में जा रहा है, हमको कम से कम 100 रुपये क्रेट के हिसाब से अलग से ऊपर मिलता है। तो आमदनी आपकी उसमें बड़ी होगी? हाँ, प्रॉफिट बढ़ा है उसमें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों को दुगनी, तो इसमें आपकी जो आय है वो दुगनी हुई है? हाँ, दुगनी तो नहीं कह सकते हैं सर अभी, क्योंकि अपनी जैसे उनका जो धीरे धीरे अपन इस प्रोग्रेस को आगे ले जाएंगे तो हमारा भी अनुमान है कि किसान दूनी औसतन मान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें लाभ भी मार्केट से भी अच्छा मिलता है, वहाँ पर प्रोडक्शन का अपन को रेट भी अच्छी मिलेगी, प्लस अपने खेत में जो अपन ने फसल का प्रयोग किया, उपजाऊ की है, तो उसकी मात्रा भी अपनी कम से कम 30-40% अधिक, वो 50% नुकसान होता है वो नहीं होगा, तो दूना ही मान लो अपना दुगनी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, 100% होगी। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो सहारा विधि के तहत वो अपने जो टमाटर की खेती कर रहे हैं और उससे उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है और उनकी जो आय है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वो कह रहे हैं कि उनकी आय जो है वो दुगनी होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजधानी दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले स्तर की बैठक की। क्या विशेष रहा इसमें, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 20 जनवरी 2021 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित 10वीं बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले दौर की वार्ता की। मंत्री जी ने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई दी। उन्होंने किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया और आंदोलन समाप्त करने के लिए पुनः आग्रह किया। किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह सरकार के प्रस्ताव पर 21/1/2021 को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और दिनांक 22/1/2021 को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में संपन्न होने वाली बैठक में सरकार को अवगत कराएंगे। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। हमारी कोशिश थी
कि गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण करके बैठक प्रारंभ हो और आज ही बैठक में कोई न कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन परंपरागत रूप से अपनी रिपील की मांग पर थी और सरकार खुले मन से, बड़े हृदय से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सब तरफ से विचार आए और चर्चा नरम और गरम होती रही। कई दौर चर्चा के हुए। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस पावन प्रकाश पर्व पर कोई हल निकल आए, ये सरकार की बहुत तीव्र इच्छा थी और इसलिए हम लोगों ने सरकार की ओर से यूनियन को ये प्रस्ताव दिया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं वो समाधिस्थ हो सकें और सरकार खुले मन से इन विषयों पर विचार करने के लिए तैयार है। यह विश्वास आपके मन में जाग पाए। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। आज के दौर में हमारे किसान भी हाईटेक हो रहे हैं और लगातार वो इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। इसीलिए इस भाग में हम आपको बताते हैं कृषि संबंधी अलग अलग ऐप्स के बारे में। तो आइए जानते हैं आज किस ऐप के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। फार्म ट्री मोबाइल ऐप किसानों के अनुकूल द्विभाषी होने के साथ साथ उन्हें बेहतर ई प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस ऐप में सामान्य नाम, वानस्पतिक नाम, संभावित क्षेत्र, नर्सरी तकनीक, रोपड़ तकनीक, परिचालन संचालन, उपयुक्त कृषि उत्पाद, वृक्ष सुरक्षा, उपज, उपयोग और सामग्री की उपलब्धता जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। ये ऐप किसानों द्वारा उगाई जाने वाली 20 से भी अधिक साधारण कृषि वानिकी वृक्ष प्रजातियों की बेसिक जानकारी प्रदान करता है।
वानिकी पेशेवरों, प्रकृतिवादियों, वन विभाग के कर्मियों, छात्रों और किसानों के लिए ये ऐप मददगार है। ये ऐप अपने यूजर्स के लिए विशेषज्ञों से संपर्क करने, सार्वजनिक मंच पर चर्चा करने और कृषि वानिकी, वृक्ष प्रजातियों की तस्वीरें आदि सुविधा प्रदान करता है। और अब बात करते हैं मौसम के हाल की। आइए नजर डालते हैं अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ताकि हमारे किसान मौसम की चाल को समझते हुए अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ा सके। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश का अंदेशा। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। शनिवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश होने का अंदेशा। शनिवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान। शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा संभव। शुक्रवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान। आइए देखते हैं ट्विटर प्लेट में आज क्या है विशेष। जी हाँ, ट्विटर प्लेट में हम आपको बताते हैं कृषि संबंधी ट्वीट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं आज का ट्वीट। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमें आपके पत्र और ईमेल का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार।